लीडरशिप है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये गुड़गाँव से नोएडा मीटिंग करने आते थे, ना ही मेट्रो की बहुत ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी थी। अखिलेश भैया के यहाँ हम लोग होम मीटिंग करते थे और मैंने जब भी कोई होम मीटिंग की है और मैंने रंजन भैया को अगर कॉल किया है, तो रंजन भैया मुझे वहाँ अवेलेबल मिले हैं। बहुत ही शानदार लीडरशिप मुझे उस समय इनकी समझ में आई और आज समझ में आता है कि किस तरीके से ये ग्रोथ किए हैं, वो इनकी लीडरशिप के कारण है। कभी इन्होंने मीटिंग में आने से मना नहीं किया, कभी इन्होंने मैंने अगर कोई होम मीटिंग की है उसपे मना नहीं किया, कभी मैंने अगर ग्रुप की पर्सनल प्लानिंग की है तो उन्होंने मना नहीं किया और धीरे-धीरे बॉन्डिंग पता चली कि बेसिकली उड़ीसा से हैं और यहाँ पर इन्होंने बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करके आज 1 लाख प्लस का पे आउट लिया है। तो मैं चाहूँगी कि अभी रंजन भैया से हम लोग सुने उनका इंट्रोडक्शन। रंजन भैया नाउ माइक आपके हाथ में है, प्लीज़ आपका थैंक यू सो पर्सनल मच स्टोरी। सोनम जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा परमपिता परमेश्वर की, जिन्होंने मुझे मनुष्य योनि में आने की परमिशन दी। दूसरी मैं आभारी हूँ मेरे माता-पिता के, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत धरती को देखने का मौका दिया। मेरा नाम रंजन मोहंती है और बेसिकली मैं ओडिशा ही से ही बिलॉन्ग करता हूँ। बातों में हिंदी में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप लोग थोड़ा-सा एडजस्ट करिएगा, कोऑपरेट करिएगा सारा। क्योंकि बेशक मैं यहाँ पे 20 साल से रह रहा हूँ, लैंग्वेज थोड़ा-सा गड़बड़ है। तो जब मैं उड़ीसा से बिलॉन्ग करता हूँ, भुवनेश्वर से। जब यहाँ दिल्ली आने की बातचीत हुई, उससे पहले अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ, मेरा जन्म एक बहुत ही अच्छी फैमिली से हुई है। घर की परिस्थिति बहुत ही खराब थी जब मेरा जन्म हुआ था। उस समय घर में बहुत ही तंगी हाल थी। 1.5 साल की उम्र में मेरे मामा जी मुझे गोद ले लेते हैं और वो स्टोरी थोड़ा-सा अगर मैं सुनाऊँ, एक दिन मैं घर के आँगन में बैठा था, 1.5 साल की उम्र था। मेरे मामा जी कुछ काम से मेरे गाँव से होके गुज़र रहे थे। जब उन्होंने देखा मैं घर के आँगन में बैठा हूँ और हमारे तरफ एक लाई होता है, लाई मूढ़ी, वो मैं खा रहा था बैठ के। तो मामा जी ने देखा, उनको बड़ा अजीब-सा लगा कि मेरा भांजा इस कंडीशन में है। उन्होंने क्या किया कि थैला लेके आए थे गाँव से कुछ लेने के लिए, उस थैले के अंदर मुझे रखा। मेरा सर बाहर, बाकी सब थैले के अंदर, मुझे लटकाते हुए गाँव ले गए, मामा के गाँव। उस दिन से मैं मामा के यहाँ पला-बड़ा हूँ और जितने भी एजुकेशन लिया, जो भी मेरे अंदर संस्कार आई, वो सब मामा के घर के देन है और मामा लोगों ने बहुत ही प्यार से पाला। इस माहौल में रहते-रहते 10वीं पास किया। 10th पास करने के बाद मेरी कॉलेज लाइफ शुरू होता है, प्लस टू फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर के बाद जब मैं सेकंड ईयर एडमिशन लिया, सेकंड ईयर के बाद पता लगा, तब मैं थोड़ा-सा मैच्योर भी हो रहा था और घर की कंडीशन बहुत खराब हो रही थी। तब मुझे समझ में आया कि एजुकेशन में लूँ तो कैसे लूँ? ठीक है, मामा लोग हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ के घर को सँभालना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सेकंड ईयर में अपनी पढ़ाई को क्विट किया, फाइनल एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया। प्लस टू सेकंड ईयर में अपने पढ़ाई को क्विट करके मैं दिल्ली आने की सॉरी मैं कहीं बाहर निकलने की तैयारी किया कि कहीं जाके मुझे जॉब करना होगा, अपने घर को सँभालना होगा। तो उस माहौल में एक मामा के गाँव के एक लड़का था, मैंने उन्हें बोला, "ऐसा कोई जगह मुझे आप ले चलो, जहाँ पे काम-धंधा कुछ मिल जाए, मैं काम करूँ।" तो उस समय कॉलेज पास आउट भी थोड़ा-सा मायने रखता था। तो उन्होंने बोला, "तू तो कॉलेज जाता है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तुझे लेके कहाँ नौकरी लगाऊँ, कहाँ पे क्या करूँ?" बोला, "एक काम करो, तुम मुझे ले चलो, बाकी मैं कर लूँ।" जब मैं उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उस समय मैं बिल्कुल, अभी जो चेहरा है मेरा, उस समय बिल्कुल पतला-दुबला, ऐसे बोलते हैं ना, हवा में फूँक दे तो उड़ जाए, ऐसे ही चेहरा था। तो उन्होंने बोला, "तू करेगा क्या जाके? तेरा ना शरीर में दम है और तू थोड़ा-सा पढ़ा-लिखा भी है, कॉलेज जाता है, मैं तेरे को लेके लगाऊँगा कहाँ पे? मेरा कोई जानकार भी नहीं है।" तो मैंने उनको बोला, "एक काम करो, आप मुझे ले चलो बस।" तो ऐसे करके मैंने मामा को बोला कि मामा मुझे बाहर निकलना है, मुझे पढ़ना नहीं है, मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता। मेरे समझ में नहीं आता पढ़ाई, मुझे कहीं बाहर निकलना है। तो मामा लोगों ने बहुत समझाया, समझाने के बाद भी तो मैंने माना नहीं। मैं बोला, मामा मुझे बाहर निकलना है। मेरी आवाज़ आ रहा है सोनम जी? इशारे से येस और नो कर दीजिए। येस। तो मामा लोगों ने मुझे थैंक यू सो मच। ज़्यादा चैटिंग करेंगे तो दिक्कत आएगी। थैंक यू सो मच। मामा ने मुझे क्या किया, ₹500 दिया था उस समय कहीं बाहर निकलने के लिए। तो मैं उस मामा के गाँव के जो मामा हैं उनको बोला, मुझे आप अपने साथ ले चलो। आप ले चलो, बाकी काम मैं कर लूँगा अपने आप। बचपन से थोड़ा-सा दिमाग काम करता था, तो उनके साथ जब मैं आया, उन्होंने वो मुझे दिल्ली ले आए, दिल्ली गुड़गाँव।
गुड़गांव में बादशाहपुर एक जगह है, बादशाहपुर गांव में वो माली का काम करते थे, फूल पौधे की काम करते थे। उनके साथ मैं आया एक फार्म हाउस के अंदर, मैं उनके साथ 10 दिन तक रहा। जब मैं रहा तो मेरा मन अपने आप कहता था, और जहां मुझे ले गए वहां बिल्कुल जंगल एरिया, फार्म हाउस वगैरह, वहां कोई कंपनी ना फैक्ट्री कुछ नहीं। मैं बाहर निकलूं कुछ देखने के लिए तो कुछ मिलता नहीं, मैं काम कहाँ से पता करूं कि मुझे क्या करना है। तो मैंने उनको बोला एक काम करो, मुझे अपने साथ ही लगा लो, कहीं माली वाली काम में ही लगा दो, धीरे धीरे मैं पता करूंगा मुझे क्या करना है। अभी मैं बैठ के खा रहा हूँ, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, आप मुझे कहीं ना कहीं लगाओ इसमें। तो वो कहीं ना कहीं घबरा रहे थे, ये कॉलेज तक पढ़ा हुआ है, इसको माली का काम लगाऊंगा तो इसका मामा वगैरह मुझे बोलेंगे क्या। तो एक दिन क्या हुआ, उनके फार्म हाउस के बाहर एक ऊंट के रेडी में मिट्टी लोडिंग हो रहा था। वो कोई लोकल लोग थे, वो मिट्टी लोड करके अपने घर में लेके डालते थे। मैं उनके पास जाके खड़ा हुआ और उनको पूछा, मैंने बोला देखो जी मैं यहाँ पे नया हूँ, हिंदी उस समय बोलना बिल्कुल नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा तोड़ फोड़ के हिंदी बोलते थे हम लोग। तो मैंने उनको पूछा मुझे कुछ काम मिल सकता है। बोला इस गाड़ी में लोड कर रहा हूँ ना, एक गाड़ी लोड होने का 1.5 रुपये मिलता है। तो मैंने वो जो मामा थे, मैंने बोला इसको अगर बोलूंगा ये मुझे करने नहीं देगा, और मैं बैठ के खाना पसंद नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला एक काम करो, मैं गाड़ी लोड कर दूं आपके साथ। बोला तू कौन है। बोला मैं कोई भी हूँ, मैं गाड़ी लोड करूंगा, पैसा लूंगा, उससे आपको क्या लेना देना है, मैं आपसे ना अपना घर जा रहा हूँ ना आपसे कोई बात कर रहा हूँ। मैं आपकी गाड़ी लोड कर दूंगा, आपसे पैसा ले लूंगा शाम को। बोला ठीक है कर ले। तो उस समय बचपना था, 17-18 साल की उम्र थी। जिस स्पीड में वो गाड़ी लोड कर रहा था उससे डबल स्पीड में मैं गाड़ी लोड किया। तो 2 दिन ये काम करने के बाद मुझे मेरी तबीयत हो गई खराब, कभी काम धंधा किया नहीं था, पढ़ाई करने के बाद सीधा बाहर आया था, तो मेरी तबीयत खराब हुई। और उस व्यक्ति ने आके उस मामा को बोल दिया कि तेरा भांजा ऐसे गाड़ी लोड किया था तो 300 रुपये ले ले, 2 दिन का 300 रुपये ले ले। तो उसने मुझे बहुत डांटा, बोला तेरे को किसने बोला था, तू मेरे पास बैठ के खा ले, मैंने तेरे को मना किया, नहीं होगा तेरे को घर भेज दूंगा। तो मैं फिर भी नहीं माना, मैंने बोला मुझे कुछ काम लगा, नहीं तो मैं इस तरह की उल्टा पुल्टा हरकत करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बैठ के नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने क्या बोला, अपने साइड में एक फार्म हाउस और था, उस मालिक का नाम था राजेश चड्डा, उनका स्टिकर की कंपनी थी, उनकी फार्म हाउस था। वहां मेरे लिए बात किया कि मेरा भांजा ऐसे गांव से आया है और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, अगर आपके पास कोई जॉब हो तो वो लगा दो। तो उन्होंने बोला फार्म हाउस में क्या काम हो सकता है, वही फूल पौधे की काम है, अगर वो करेगा तो उसको पूछो, मैं लगा देता हूँ। बोला हाँ मैं करूंगा। तो सैलरी की बात हुई तो पहला सैलरी मेरा था 700 रुपये, 97 में। 700 रुपये में फूल पौधे की काम करना शुरू किया। मेरा काम को देख के साइड वाले जो फार्म हाउस वाले थे, वो कभी कभी आते थे, वो बड़ा इम्प्रेस्ड हुए। बोले तू यहाँ 700 रुपये में काम कर रहा है, मैं तेरे को 1200 रुपये दूंगा, तू मेरे पास आ जा। तो वहां से क्विट किया, मैं 1200 रुपये में गया। 1200 रुपये में जब काम कर रहा था तो वहाँ हमारी कुछ लोकल लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो दारू वगैरह पी के फार्म हाउस में घुस के हंगामा किए। तो मेरे मामा ने और मैंने मिलकर उनको पीटा। पीटने के बाद जब लोकल लोगों को पीट दिया तो वहां रहना हमें ठीक नहीं लगा। हम रातों रात वहां से काम छोड़ के निकल गए, गुड़गांव शहर में आ गए, बादशाहपुर छोड़ के गुड़गांव में आ गए। गुड़गांव में आने के बाद मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करना शुरू किया, लुमैक्स इंडस्ट्री जो कि मारुति के लिए लाइट्स बनाती है। वहां मेरी 1400 से 1400 सैलरी हो गई। फिर मैं एक्सपोर्ट हाउस में काम किया। एक्सपोर्ट हाउस में मेरी पहली सैलरी थी 1900 रुपये। 1900 से लेके 15,000 रुपए तक मैं एक्सपोर्ट हाउस में टच किया था। आज ए फिनिशिंग इंचार्ज में एक्सपोर्ट में जॉब किया था, एक हेल्पर से काम शुरू किया था। आज ए फिनिशिंग इंचार्ज मैंने जॉब क्विट किया था। उस समय मेरा सैलरी था 14,000 रुपए। लेकिन एक्सपोर्ट हाउस अगर जो लोग काम करते हैं एक्सपोर्ट में वो जानते होंगे, वहाँ की लैंग्वेज बड़ा इस तरह बातें करते हैं, मतलब एक अच्छा व्यक्ति खुददार इंसान होगा उसको बर्दाश्त नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो क्विट किया, क्विट करने के बाद डिसाइड किया कि सेल्फ कुछ काम करूंगा। ये सब चीजें बहुत हो गई, दूसरे के अंडर में नौकरी करके गाली गुलज सुनना, उसके प्रेशर में रहना हमेशा। जब आप जितने पोस्ट ज्यादा बढ़ता है उतना प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। जब मैं फिनिशिंग इंचार्ज था 16-16 घंटे काम करने पड़ते थे 14,000 की सैलरी में। तो मैंने क्विट किया, अपना काम करने की सोचा। जब तक मैं गांव से आया था, और इस दौरान मैं अपने दोनों भाइयों को भी इस गुड़गांव में ले आया था। हम तीनों भाइयों ने मिलके एक दुकान की शुरुआत की, राशन की दुकान। और उस दुकान में लगभग 7 साल हम तीनों भाई मिलके काम किए और दुकान को अच्छे मुकाम तक पहुंचा है। आज भी वो दुकान हमारी है। 2007 में जब मेरी मैरिज होता है तो कहीं ना कहीं फील होता है एक ही दुकान में हम जितना काम कर पा रहे हैं, अगर दुकान एक और खोल देंगे तो ज्यादा काम होगा, इनकम ज्यादा होगा। तो मैं एक और दुकान खुलवाता हूँ बीच वाले भाई को, और उसके साथ थोड़ा सा मेहनत करके
मैं डिसाइड करता हूँ ठीक है, दोनों भाइयों को 2 दुकान खुलवा दिया, वो सेटल हो रहे हैं, मैं अपना भी कुछ करता हूँ। तो मैं भी अपना एक दुकान खोलता हूँ। 2007 में जब मैंने अपना दुकान खोला और दुकान में अपना काम शुरू किया, उस एरिया का, जिस एरिया में अभी मैं हूँ, सेक्टर 18 में हूँ, गुड़गाँव में, उस एरिया का आप कह सकते हो उस गली का, उस मोहल्ला का सबसे अच्छा दुकानदार, सबसे बड़ा दुकानदार मैं ही था। मेरी दुकानों में लाइन लगती, 20-20, 25-25 लोगों की लाइन होता था और एक-एक दिन की सेलिंग मेरी 70 से 80 हज़ार, 1 लाख तक जाती। तो ये मेरी लाइफ की जर्नी थी जब मैं बचपन से लेके दिल्ली तक तय किया। इसके बाद मेरी दूसरी लाइफ बहुत शुरू शानदार, बहुत शानदार। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट करना चाहूँगी। आपकी लाइफ की जर्नी से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आप कर्म योगी हैं। आप कर्म करके चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, एक अनजान शहर में आकर जॉब से कैसे आपने अपने व्यापार को बड़ा किया। जब दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कैसे एंट्री कर गए? आप ये स्टोरी ज़रूर कनेक्ट करें। ये बड़ा आप नेटवर्क इंटरेस्टिंग मार्केटिंग में स्टोरी है। कैसे आए और कौन लेके आया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब दुकान से डेली 60-70 हज़ार की सेलिंग होता था और मैं घर आता था, तो पैसे में क्या करता था, पन्नी में डाल के लेके आता था जब घर में आता था। तो मिसेज़ जो उस पैसे को रात को गिन के सब तय लगा के रखती थी, क्योंकि दुकान में गिनने को समय नहीं मिलता था, भीड़ होता था। तो मिसेज़ बड़ा खुश होती थी, चलो 60,000 70,000 डेली आता है। लेकिन दुकानदारों की एक कहानी मैं आपको बताऊँ, जो कहते हैं दुकानदार, दुःख कानदार, अपना दुःख को आपके अपनी कान तक जय रखते हैं, दूसरे को नहीं बता पाते हैं। दुकानदार की जो पैसा होता है, या तो वो सामान में होता है, या तो उधारी में पड़ा होता है, या तो खाते में लिखा होता है। महीने में अगर किसी दुकानदार को बोल दिया जाए कि इस महीने अर्जेंट है, 2 लाख रुपए निकाल दो, 1 लाख रुपए निकाल दो, वो ज़िंदगी भर नहीं निकाल सकता। अगर उसने 2 लाख रुपए निकाल दिया, अगले महीने उसकी दुकान खाली हो जाती है। तो जब मैं दुकान में था, एक हमारे उड़ीसा के ही पर्सन आते हैं, मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ उनका। उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जितने बार भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। उन्होंने इस खूबसूरत इंडस्ट्री को मुझे लेके आए थे। लेकिन इसका स्टोरी क्या था, जब मैं दुकान में अपना काम कर रहा था, उस समय कुछ प्रॉब्लम्स आई थी मेरे साथ, कुछ हेल्थ इश्यूज़ आए थे। मेरा एक पैर जो सूज गया था, जिसको हाथी पाँव बोलते हैं, फाइलेरिया बोलते हैं इंग्लिश में। मेडिकल साइंस में उसको फाइलेरिया बोलते हैं, गाँव देहात में उसको हाथी पाँव बोलते हैं। उसके वजह से समय-समय पे बुखार आना, पूरा शरीर में दर्द होना, बीपी हाई हो जाना, कई सारे प्रॉब्लम्स आते थे। और दुकान में जब मैं था, 1-1 क्विंटल की चीनी का बोरी, लगभग आधा किलोमीटर दूर मेरा स्टोर था। वहाँ से अपने पीठ पे उठा के दुकान तक लेके जाता था। सुबह कम से कम 20 क्विंटल माल दुकान में डालता था, शाम तक उसको बेचता था। फिर सुबह दोबारा यही काम करता था। तो कई बार मिसेज़ बोलती थी, "इतने भारी-भारी चीज़ें आप ढो-ढा के ले जा रहे हो, कभी हड्डी में मचक आ जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा तो क्या होगा?" मैं उस समय थोड़ा-सा जवानी का जोश था, तो अभी भी है। जवानी के जोश में मैं बोलता था, "कुछ नहीं होगा, टेंशन ना।" तो जब दुकान में ये काम करता था, वो व्यक्ति मेरे पास आते हैं, उनका नाम है विनोद बेहरा जी, ओडिशा से हैं। एक दिन वो काजू किशमिश, उनका ड्राई फ्रूट का बिज़नेस था, वो मेरे पास आते हैं और आके खड़े होके मुझे देखते हैं। उन्होंने देखा, बोला, "आप ओडिशा से हो?" मैंने बोला, "हाँ।" बोला, "कै" मैंने पूछा, "कैसे पता लगा?" बोला, "नहीं, ऐसे आइडिया लगा लिया, थोड़ा-सा बातचीत से पता लग जाता है, हमारे ओडिशा के होते हैं।" मैंने बोला, "फिर आप भी ओडिशा के हो?" बोला, "हाँ, हाँ, मैं ओडिशा के हूँ।" अच्छा, मज़े की बात क्या है, जब मैं बैठा था दुकान पे, वो आए, तो मैंने एक पैर ऊपर करके बैठा था, जो पैर मेरा सूजा हुआ था, जिसमें फाइलेरिया था। तो उन्होंने बोला कि "एक पैर ऊपर क्यों कर रखे हो?" मैंने बोला, "इसमें सूजन है और मुझे फाइलेरिया की प्रॉब्लम है। मैं एलोपैथिक खा के देख चुका हूँ, मैं होम्योपैथिक खा के देख चुका हूँ, कई जगह भटक चुका हूँ, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो जैसे है वैसे जी रहा हूँ बस।" तो उनका क्या तरीका था मुझे पेश करने का, कि मैं कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जानता हूँ, जो पूरी दुनिया को बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। अगर आपको पैसे की तंगी ना हो, 1-2 बॉटल आप भी यूज़ करके देख लो। तो जब पैसे की तंगी की बात किया, तो थोड़ा-सा ईगो पे बात आ गई। यार, मैं दुकानदार हूँ, मुझे मेरे पास पैसे की क्या तंगी है? 60-70 हज़ार की सेलिंग रोज़ करता हूँ। तो मैंने बोला, पैसे की बात छोड़ो आप। आप ये बताओ कि वो चीज़ें हैं क्या? क्या वो सेफ है? उसको खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा? बोले, "कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, जैसे आप फलों की जूस पीते हो, वो उसी टाइप का चीज़ है।" बोला, "ठीक है, 1-2 बोतल ला दो, पी के देखते हैं।" तो उन्होंने मुझे 2 बोतल ला के दिया। जब मैं 1 बोतल पिया, 2-3 दिन बाद मुझे कुछ फीलिंग अच्छा आया। फिर मैंने उनसे पूछा, उनको फ़ोन किया मैंने बोला, "भाई साहब, इससे पीने के बाद ना एनर्जी लेवल थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे पहले लेथर्जीनेस सा लगता था, आलसीपन लगता था, मन नहीं करता था काम करने के लिए, अब थोड़ा फुर्तीलापन आ रहा है और डाइजेशन सिस्टम ठीक हो गया है।"
खाना पीना, भूख वगैरह जो पहले थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, डाइजेशन में दिक्कत आ रही थी, वो ठीक हो रहा है। तो बोले सर इसके बारे में और जानकारी लेना चाहेंगे आप? और इस प्रोडक्ट को आप सस्ता लेना चाहेंगे? मैंने बोला सस्ता तो सब चाहते हैं, वैसे मैं दुकानदार हूँ, बढ़िया वाली काम तो कर ही रहा हूँ, बताओ सस्ता कैसे होगा? तो उन्होंने एक ₹25 की फॉर्म मेरे सामने रखा। बोला अगर ये ₹25 के आप फॉर्म फिल अप करते हो, तो जो चीज़ मैं आपको ₹900 में दे रहा हूँ, वो चीज़ आपको ₹800 में मिलेगा। बोला चलो ₹100 की बचत है, लेकिन भाई मैं जाऊँगा कहीं नहीं, ला के आप ही को देना है। बोला हाँ, हाँ, मैं ला के दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके उन्होंने मेरे ₹25 की फॉर्म फिल अप करके लिया, कंपनी का नाम था एफएल। उन्होंने वेरी जब गुड। मुझे एलोवेरा की 3 से 4 बोतल मतलब पिलाई, द कंपनी नाम इज फॉरएवर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उसको शॉर्ट फॉर्म में एफएलपी बोलते हैं। ओके। तो जब उन्होंने मुझे 3 से 4 बोतल पिलाई, तो मेरे बॉडी में कुछ अलग-सा चमत्कार हो रहा था, मुझे फीलिंग अच्छा आने लग रहा था। तो उन्होंने मेरे को बहुत ही चालाकी से एक बार प्रेस किया कि सर जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, उसका एक कॉन्फ्रेंस है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर लोग आ रहे हैं। अगर आप चाहो तो एक बार इस जानकारी को ले लो, आपके लाइफ में फ़ायदा करेगा। मैंने बोला कैसे चलना पड़ेगा? बोले नारायणा चलना पड़ेगा आपको, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस है। तो मैंने बोला नारायणा यार दूर है यहाँ से, 25-26 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के आसपास है। बोले सर 1 दिन में क्या जाता है? 1 दिन अगर आपकी हेल्थ के लिए आप 1 दिन तो लगा ही सकते हो। बोला चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे वो मेरे पास ठीक 11 बजे आ जाते हैं और मुझे अपनी बाइक पे बिठा के नारायणा तक लेके जाते हैं। जब वो नारायणा लेके जाते हैं, वहाँ पे उनकी कॉन्फ्रेंस हॉल है, उस हॉल में मुझे लेके बैठा देते हैं, बोलते हैं 1 घंटे तक मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए और 1 घंटे आप बाहर आने की सोचना मत, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, आपको बाहर जाने नहीं देगा। और एक्चुअल में वहाँ जब ट्रेनिंग होता है तो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। और पहली बार मैं इस लाइन में जा रहा हूँ, डर वैसे बन गया, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, अगर बाहर निकलूँगा तो क्या पता मारे, और बाहर का आदमी हूँ, तो मैं जाके उसके अंदर चुपचाप बैठा। और मैं शुक्रगुज़ार अच्छा। हूँ उस लीडर का, वो लीडर जो उस समय ट्रेनिंग दे रहे थे, वो क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर थे। वाह। उन्होंने प्रोडक्ट गुड। इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया, तो मुझे मज़ा आने लग गया। मैं वो 45 मिनट का सेशन में मैं हिला नहीं कहीं पे, मुझे बड़ा मज़ा आने लग गया। तो जैसे मैं बाहर निकला, उन्होंने बोला कैसा लगा? मैंने बोला यार बहुत बढ़िया जगह आप लेके आए। बोला इसके बाद ना ये बताने वाले हैं कि बिना पैसा लगाए लाखों रुपए कैसे कमाया जा सकता है। वो भी देखना है क्या आपको? बोला हाँ, हाँ देखना है। मैं तो वहाँ लाखों रुपए लगा के कमा रहा हूँ, यहाँ बिना पैसा लगाए अगर लाखों रुपए आ सकता है तो देखते हैं। नेक्स्ट जो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी दिखा रहे थे वो डेंटिस्ट थे, डॉक्टर थे और वो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहे थे। उन्होंने बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी दिखाई और उस बीच में एक 72 इयर्स के बुजुर्ग आए, ओल्ड मैन, जो कि आर्मी रिटायरमेंट थे। उन्होंने बिज़नेस प्लान को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, तो मेरे दिमाग में कहीं न कहीं क्लिक किया। फिर जैसे हम बाहर निकलते हैं, उस ऑफिस के बाहर एक कालू भाई का दुकान है, जो चाय की दुकान है। उनकी चाय बड़ा मस्त बनती है, मैं उनका प्रमोशन कर देता हूँ। वहाँ उन्होंने मुझे चाय पिलाई। जब चाय पिलाई, फिर बोले क्या है और कुछ देखना है या चलना है? मैंने बोला नहीं भाई साहब शाम हो रहा है, अब दुकानदारी का टाइम है, अब जाने दीजिए। तो जैसे मैं दुकान में आ गया, 1-2 दिन बाद फिर मैंने कॉल किया, मैंने बोला सर और कोई ऐसा प्रोग्राम है क्या आपका? बोला सर वहाँ पे डेली प्रोग्राम होता है, आप जब भी चाहें जाके देख सकते हैं। मेरे को पहला इंप्रेशन में ये क्लियर हो गया था कि अगर आपको हेल्दी रहना है पूरी लाइफ, तो आपको आयुर्वेद के साथ अटैच होना पड़ेगा। ये एलोपैथ, होम्योपैथ से थोड़ा-सा दूरी बना के रखना पड़ेगा। तो मैं बार-बार वहाँ जाना शुरू कर दिया। दुकानदारी 11 बजे, 10 बजे बंद करता और नारायणा सीधा पहुँच जाता। मैं उनको बुलाता भी नहीं। जिन्होंने मुझे दिखाया था, मैं उनको नहीं बुलाता, मैं वहाँ जाके पहुँच जाता। कई बार वो मुझे वहाँ देख के बोलते, "अरे! आप यहाँ पे?" बोला, "भाई, वो जो पहला दिन आपने डोज़ दिया है ना, वो बड़ा अच्छा काम किया है, मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज़।" लगभग 4 साल मैंने एफएलपी के अंदर ट्रेनिंग लिया है। बहुत शानदार। भैया मैं यहाँ पे अब कनेक्ट करना चाहूँगी सभी लोगों को। भैया की स्टोरी सुनकर आपको एक चीज़ बड़ी कनेक्ट हुई होगी कि नए लोगों को किस प्रकार लाया जा सकता है। अगर आप देखें तो रंजन भैया को उन्होंने डायरेक्टली बिज़नेस अप्रोच नहीं किया इनकी अपलाइन में। भले कंपनी कोई भी हो, लेकिन नए लोगों को कैसे लाया जा सकता है, फ़ॉर्मूला हर जगह सेम काम करता है। तो पहला फ़ॉर्मूला काम क्या किया, इनकी परेशानी पर उन्होंने प्रोडक्ट दिया। प्रोडक्ट को उन्होंने इसका मतलब एमआरपी पे दिया था, याद रखना। दूसरा, यस, उन्होंने फिर इनसे पूछा, तुम चाहते हो इसको सस्ता कराना? तो इस तरीके से उन्होंने उनको जॉइनिंग करा दिया। और तीसरा, बड़ी ही चालाकी से इनको प्रोडक्ट के बहाने, एक अच्छी नॉलेज लेने के बहाने मीटिंग के अंदर बैठा दिया। अब उसके बाद ऊपर वाले का काम है। आपका काम था पहले अप्रोच करना,
फिर वो चाहे प्रोडक्ट वाइज हो, फिर वो चाहे बिजनेस वाइज, जहां जैसा है वहां वैसा प्रमोट कीजिए। दूसरा, उसको किसी भी तरीके से मीटिंग में पहुंचा दीजिए। अब उसके बाद तीसरा काम ऊपर वाला करेगा। अगर सच में उसकी जिंदगी में लिखा है कि वो डायरेक्ट सेलिंग में आकर अपना हिस्ट्री बनाए, अपने करियर को बनाए, तो ऊपर वाला उस मीटिंग में उसके बुद्धि में, उसके गणेश जी सीधे करके दिमाग में वो बातें डाल देगा। अल्टीमेट अल्टीमेट सेशन रंजन भैया। तो 4-5 साल फॉरएवर करने के बाद फिर क्या रही आपकी स्टोरी, और ये किस सन की बात है? थोड़ी सी फॉरएवर की स्टोरी मैं और बताता हूँ। मेरा जो फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना हुआ, 10/10/2010 में आया था मैं। बहुत सॉलिड डेट था। 10 सितंबर 2010 में मैं एफएलपी को साइन अप किया था और उस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर तक मैंने अचीवमेंट किया। क्या रंजन किया? भैया, जी, जी। आप आपका माइक बार-बार म्यूट हो रहा है ना? नहीं, नहीं म्यूट नहीं, वो बीच और में कॉल आ गया था। ओके, ओके, जी। प्लीज कंटिन्यू। तो जब कंपनी को सीख रहा था ना, तो उस समय बिज़नेस समझ में नहीं आ रहा था। प्रोडक्ट्स ले रहा था, लोगों को ज़बरदस्त मोटिवेट करके लोगों को प्रोडक्ट सेल भी कर रहा था और मैं खुद भी यूज़ कर रहा था। लगभग 100-150 बोतल एलोवेरा मैंने पिया है, अपने घर में पिए हैं हम लोगों ने। और ट्रेनिंग जब फर्स्ट टाइम मैं इन चीज़ों को ले रहा था ना, मुझे कई सारी चीज़ें क्लिक कर रहा था कि रंजन, जो तू दुकान में बैठ रहा था, तेरी ड्रेसिंग सेंस को देख और इस रंजन जो भैया, मीटिंग में तू बैठा है, रंजन इन भैया, ड्रेसिंग सेंस को देख। जी, रंजन रंजन भैया, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अभी रंजन जी। भैया, आपका अभी नेट का स्पीड थोड़ा कम हो गया है। तो आप एक काम कीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए। उससे क्या होगा, आवाज़ लोगों तक क्लियर जाएगी। अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। जी भैया, प्लीज़। यस, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, मुझे तो क्लियर आ रही है, और भी तो लोगों को अब क्लियर जा रही होगी। जी, जी। तो जब मैं उस ट्रेनिंग को ले रहा था, तो 2 चीज़ें मैं कनेक्ट कर पा रहा था कि अभी जहाँ तू बैठा है, चाहे जितना पैसा कमा रहा है, तो अपनी ड्रेसिंग सेंस को वहाँ पे चेक कर और यहाँ जब तू ट्रेनिंग में आ रहा है, यहाँ पे लोगों की ड्रेसिंग सेंस को देख। यहाँ पे टाई, कोट, पैंट सब पहन के बातचीत कर रहे हैं, कितना सॉलिड बातें कर रहे हैं, सब कोई मुस्कुरा रहे हैं और जिस इंडस्ट्री में जिस काम को तू पहले कर रहा है, उस काम को थोड़ा चेक कर। तो कहीं न कहीं मेरे माइंड में क्लियर हो रहा था, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। तो मैं ट्रेनिंग लेता गया, काम करता गया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 2013 में एकदम से प्रोडक्ट की शॉर्टेज आती है, 1 साल तक प्रोडक्ट नहीं मिलता है। जब प्रोडक्ट नहीं मिलता है, क्विट करने के लिए हम मजबूर होते हैं। पूरी टीम टूट जाती है, टीम खत्म हो जाती है। दोबारा एक नया स्टार्टअप लेना और वो भी एफएलपी जैसी कंपनी में, शायद बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। वहाँ पे क्या था कि अगर आपको अपनी पे आउट लेना है, यहाँ पे तो लोग 500 बीवी के लिए बोल रहे हैं कि 500 बीवी क्या है, अब तो सर ने बढ़िया काम कर दिया। पहले लोग बोलते थे 500 बीवी करना पड़ेगा। वहाँ पे मैम क्या था कि अगर आपको अपनी पे आउट लेना है, तो 1+3 करना है। 1+3 मतलब लगभग 40,000 की बिज़नेस आपको अपनी आईडी पे 10,000 की बिज़नेस करनी है, न्यू बिज़नेस आपको 30,000 का निकालना है। तो ये वहाँ की टारगेट था। जैसे आप मैनेजर बन जाते हैं, तो आपका 1+3+8 हो जाता है, यानी लगभग 1 लाख की बिज़नेस टीम से और 10,000 की बिज़नेस अपना और फ्रेश बिज़नेस आपको 30-40,000 का निकालना है। तो ये सब जब इतनी हार्ड काम हम करके आए थे और फॉरएवर जब क्विट किया, तो समझ में फिर आया, मैं जिस काम को इतने आग्रह से कर रहा था, वो काम तो अब बंद हो गया और तब तक मैं दुकानदारी बंद कर चुका था अपना। जो इतना दुकान को मैं बड़ा तरीके से चला रहा था, यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान जब बताया गया कि अलेक्जेंडर ग्रेट जब गए थे, तो सारा जहाज, घोड़ा सब पीछे जला के चले गए थे, तो मैंने भी सब जला दिया था। सब दुकानदारी खत्म कर दिया था और रंजन फॉरएवर में मैं रंजन असिस्टेंट भैया, मैनेजर था। जी, रंजन भैया, आपका क्या लेवल था फॉरएवर में? असिस्टेंट मैनेजर था। मैनेजर के लिए जस्ट थोड़ी-सी अचीवमेंट बच गई थी, मान के चलिए मैनेजर। हाईएस्ट पे आउट कितना रहा आपका वहाँ पे? हाईएस्ट पे आउट मेरा वहाँ पे ₹55,000 ओके, ओके। ये सन जी। 2010 की बात कर रहे हैं आप, राइट? सन 2010 से मैंने स्टार्ट किया था और 2014 में मैंने क्विट किया था उसको। 2014 में 55,000 इनकम, मतलब सर्वाइवल आना शुरू हो गया था आपको। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, तो ओके, ओके, नेक्स्ट नाइस। मैंने जब फॉरएवर को क्विट किया, तो मेरे पास एक ऑप्शन और आता है कि एक कंपनी ऐसा है जहाँ पे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है और पूरा बाहर की कंपनी है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो मुझे
थोड़ा-सा अच्छा लगा कि चलो एक प्रोडक्ट है, ज़्यादा माथा-पीछी नहीं करना पड़ेगा। जिसके घर गए एक ही प्रोडक्ट दे के आ गए, चलो अच्छा हो जाएगा ये। और 2 ही लेग का प्लान था। फॉरएवर में अनलिमिटेड लेग है, जितना मर्ज़ी लेग आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लेग देखा, तो थोड़ा-सा अच्छा लगने लग गया कि चलो इसको करते हैं। कंपनी का नाम था मोरिंगो ऑर्गेनिक्स। और मोरिंगो ओके, में एज़ ए एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर तक मैंने अचीवमेंट किया 1 साल के अंदर। जो मोरिंगो ओके। जानते हैं वो समझ पाएँगे एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर का लेवल क्या होता है। आप और आप ही वहाँ बता दीजिए, क्या टर्नओवर होता है, क्या पे आउट होता है एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर का? वहाँ पे एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर का जो पे आउट होता है वो 70,000 से लेके 2.5 लाख तक जाता है। मेरा जो पे आउट था वो 80,000 के आस-पास था। ओके, ओके। तो मतलब 80,000 का पे मोरिंगो आउट किया आपने मोरिंगो में भी लिया है। गुड। जी, तो जब मोरिंगो कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी ये आया कि जिसके पास हम जाते थे मोरिंगो समझाने के लिए, अगर एक ही घर में 2 लोग बात करने शुरू कर दिए ना, तो बोलता था भाई पेट दर्द के लिए भी यही है, सिर दर्द के लिए भी यही है, जोड़ों के दर्द के लिए भी यही है। अब तुम लोग क्या लेके आए हो? प्रोडक्ट लाए हो, जादू का छड़ी लाए हो। तो हुँ, कई बार जवाब देना भी भारी पड़ रहा था, फिर भी हम लोग उसमें लगे हुए थे बहुत तेज़ी से और टीम बड़ा बढ़िया शानदार टीम बनाया था। कंपनी ने क्या किया प्लान चेंज किया। जब प्लान चेंज किया, उसमें डाउनलाइन को पैसा लेने के लिए महाभारत है। अभी जो मोरिंगो में एसोसिएट है, अभी अगर मैं बात करूँ मोरिंगो के जो मेरे अपलाइन थे वो आज ओके लाइफ केयर में है और दुःख की बात है वो मेरे साथ नहीं आ पाए, क्योंकि वो किसी और टीम में पहले उनका जॉइनिंग लग गई थी। फिर भी हुँ, बहुत खुशी है, वो मेरे अपलाइन थे मोरिंगो में, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छे सज्जन इंसान है वो। अभी भी जी, जब भी अगर मेरे अपलाइनों में बात आती है ना, जितने अपलाइन आज तक मुझे मिले थे ओके लाइफ से पहले, मोरिंगो की मेरी अपलाइन सबसे टॉप अपलाइन मैं मानता हूँ, दिल से हेल्प करते थे लोगों को। बहुत और शानदार। उनका नाम भी मैं लेना चाहूँगा मिस्टर संजीव कुमार जी हैं, लुधियाना से वैसे बिहार से हैं, लेकिन लुधियाना में आजकल रहते हैं और उन्होंने पग-पग पे हमें बड़े भाई की तरह हेल्प किया है। जब प्लान चेंज हुआ, हमें आभास हुआ कि अभी हम लोग तो लेवल अचीव कर चुके हैं, पैसा कमा लिए, लेकिन जब नए लोगों को लाएँगे, जब वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, तो आज नहीं तो क्विट कर देंगे। जी, तो मैंने सर को बोला कि सर मैं मोरिंगो क्विट कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, इस प्लान के तहत नहीं काम हो पाएगा। तो मैंने उनको क्विट किया, जब क्विट किया, तो मैं भटका कहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके। मेरे कुछ दोस्त आए, देख जंतु क्या प्रोडक्ट में काम करके 60,000, 70,000, 80,000 में तू रहा समझना है आपको। यहाँ पहले महीने में देख 5 लाख रुपए, अगले महीने में देख 5 लाख रुपए। तो कहीं न कहीं मन में लालच जगा कि भाई कुछ ना कुछ ना मैं शायद गलत रास्ते में हूँ। ये लोग 15-15, 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं, मैं 60-70 हज़ार रुपए कमा रहा हूँ, 7 साल हो गया मुझे। तो मन में लालच आया और मन ने कहीं न कहीं बोला शायद तू गलत रास्ते में इनके साथ ही लग जा। तो जब इन्वेस्टमेंट में लगा, मैं कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं 3 कंपनी किया हूँ इन्वेस्टमेंट में। एक-एक वीक का 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए कमाया, एक-एक वीक का। और एक कंपनी तो ऐसा था पर डे 55,000, 30,000, 35,000 पर डे मुझे इनकम आता था। लेकिन उसमें हुआ क्या, कोई कंपनी 2 महीना चल के बंद, कोई कंपनी 3 महीना चल के बंद। तो पीछे से जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनका फ़ोन आ जाए, "सर हमने तो आपको देख के पैसा लगाया था।" तो कई बार निकलता था अंदर से कुछ बातें, बोल नहीं पाते थे। हुँ, तो जब पैसा लगाने की बारी आती थी, लोग कहते थे, "कोई बात नहीं सर, जुआ खेलते हैं। आ जाएगा ठीक है, डूब जाएगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।" लेकिन जब कंपनी भाग जाती थी, वही लोग बदल जाते थे। "सर हम क्या जानते थे कंपनी, आप आए थे तभी तो हमने लगाया था।" जब पहली कंपनी किया तो जब लाखों में इनकम आना शुरू हो गया तो फिर दूसरी कंपनी भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद पहला वाला गलत था, दूसरा वाला सही होगा। दूसरा किया, वहाँ भी लाखों में कमाया। पता लगा दूसरा भी भाग गया। फिर सोचा चलो ये 2 कंपनी गलत थी, तीसरा तो गलत हो नहीं सकता। तीसरा वाला व्यक्ति जो आया वो मेरा अपना बंदा है, वो गलत चीज़ लेके नहीं आएगा। जब तीसरा कंपनी भागा वो बंदा भी भाग गया। तो दिमाग में एक चीज़ क्लिक किया, तू सही में गलत रास्ता में चल रहा था, पहला रास्ता तेरा सही था। कोई ना कोई हुँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करता तो ठीक था, अब तक तो लाख, डेढ़ लाख, 2 लाख में पहुँचता तो शांति से कम जी लेता। ये जो पीछे से फ़ोन आ रहा है, सर हमारे पैसा दे दो, हमने आपको देख के फ़ोन लगाया था, हम केस करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो कहीं न कहीं टेंशन बनता जा रहा था। तो इस माहौल में मैं 6 महीना से लेके साल भर चुप बैठ गया, मुझे कुछ नहीं करना है अब। नेटवर्क मार्केटिंग बेकार होता है, मुझे इसमें कुछ नहीं करना। तो जब 6 महीना, साल भर मैं चुपचाप बैठा था, अचानक एक दोस्त का फ़ोन आता है, वो कोलकाता से है, बोलता है, "यार मोदी केयर बहुत बढ़िया कंपनी है। यहाँ कोई लायबिलिटी नहीं है,
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, एक काम करते हैं इसी को करते हैं, वो भी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट में था। यार इसी प्रोडक्ट बेस को करते हैं, आज के बाद ये कंपनी छोड़ेंगे नहीं। आप मतलब क्या बोलते हैं वो कमिटमेंट करते हैं कि इसी कंपनी को लाइफ टाइम तक करेंगे। मतलब चल भाई देखते हैं। ओके। तो मोदी केयर में जब ज्वाइनिंग किया, काम स्टार्ट किया, तो उनमें जो कंसिस्टेंसी ऑफर है 6 महीना वाला, मैं स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी स्टार्ट किया। मोदी केयर को मैंने 6 महीना बिल्ड किया और 6 महीने में मेरा जो हाईएस्ट पे आउट था वो था 4500 रुपए। कारण क्या था? वहाँ पे स्टार्टिंग से समझाया गया कि 6 लेग को बिल्ड करना है कम से कम। 6 लेग के बाद क्या होगा वो बाद में बताएँगे, लेकिन स्टार्टिंग से 6 लेग को बिल्ड करना है। पता लगा 1 लेग बिल्ड करके दूसरे लेग में जाते हैं तो पहला लेग बैठ जाता है, दूसरा लेग बिल्ड करके तीसरे में जाते हैं तो दूसरा लेग बैठ जाता है, फिर वापिस आते हैं तो वो तीसरा बैठ गया और बिज़नेस को एकदम से स्प्रेड कर नहीं पा रहे हैं। तो 6 महीना मोर करने के बाद फिर दिमाग में बड़ा ऐसे बातें चल रही थी, यार मैं गलत इंडस्ट्री में आ गया हूँ, अब इस इंडस्ट्री को क्विट करो, जैसे दुकानदारी कर रहे थे, वैसे दुकानदारी करना है। अब हमें ये मोदी केयर से जो 6 महीने की हमने वो लिया था ना कंसिस्टेंसी, वो पूरा करके अपने घर में 2500 की प्रोडक्ट लेके चुपचाप बैठ जाना है, अब कुछ नहीं करना। तो यहाँ तक नेटवर्क मार्केटिंग का स्टोरी था, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप कंपनियों को चेंज करते हुए मोदी केयर तक पहुँचा था। जी, मतलब बोलिए। कुल मिलाकर इस बीच में आपकी 2 इंटरनेशनल कंपनी रही, जिसमें आपने पहली जी, कंपनी में 55,000 का पे आउट, दूसरी कंपनी में 80,000 का पे आउट लिया। फिर आप बीच में आप खुद एक्सेप्ट करते हैं कि गलत ट्रैक पे चले गए, जिसे इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री बोली जाती है। मनी सर्कुलेशन बोला जाता है, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल भी नहीं गिन सकते आप लोग। उसमें इन्होंने ढाई ढाई लाख भी पे आउट लिया, इवन 55,000 भी महीने का पे आउट लिया। लेकिन पीछे की गलतियाँ भी बताई कि किस तरीके से फिर लोग सर पर आके बैठ जाते हैं और आपके नाम पर कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। फिर ये वापस आए बैक टू पवेलियन प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें मोदी केयर को इन्होंने 6 महीने दिया और मल्टी लेग होने के कारण इन्हें थोड़ी-सी दुविधाएँ आनी शुरू हो गई। नाउ अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भैया, ओके लाइफ केयर फिर कैसे आ गई? क्योंकि अब तो आप डिसीजन ले चुके थे कि आपको इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना, आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं करना, आप फिर से दुकानदार बन जाएँगे। तो ये कैसे हुआ? ये बताएँ? अभी मैं बताता हूँ। वो कहते हैं ना एक नेटवर्कर है ना, उसके अंदर जो कीड़ा है वो प्लास्टिक का है, वो कभी मरता नहीं है। नेटवर्कर चाहे हुँ, कितना भी कमिटमेंट कर ले, अब मैं जैसे एक शराबी होता है ना, वो शाम को सुबह जी। कसम खाता है मैं शराब नहीं पीऊँगा लेकिन शाम को पी के आ जाता है। ऐसे ही एक नेटवर्कर है, चाहे कितना भी कमिटमेंट कर दे, आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, लेकिन 2-4 महीने बाद फिर दोबारा से उसको थोड़ा-सा मन करता है, अरे एक आध कंपनी और सर्च करके देख लेते हैं, क्या पता उसमें कुछ हो जी। जाए। तो एक पूजा नाम की लड़की थी फरीदाबाद से, उसका फ़ोन आता है कि सर मैंने आपकी आईडी एक कंपनी में लगाया है और आपके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे, मैंने आपकी आईडी लगाया है और आपके एक साइड में मैंने 12 करोड़ का अपने से इस महीने में कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। अगर आप थोड़ा-सा भी मेहनत करते हो तो पहले से आपकी पे आउट 4 लाख रुपए होने वाली। तो फिर लालच जगा मन में, 12 करोड़ की है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। उन्होंने बताया कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और 12 करोड़ कैरी फॉरवर्ड है, 2 लाख का बिज़नेस है। एक बार आप आके देखो इस कंपनी को। तो मैं झा जी को फ़ोन करता हूँ, विजय कुमार झा जी को और मैं थैंक्स करना चाहूँगा, झा जी मोरिंगो में मेरे साथ थे, मेरे टीम में थे। तो जब मैं झा जी फ़ोन करता हूँ, अभी तो नेगेटिव ज़ोन में हूँ, लेकिन एक कंपनी ऐसा है फरीदाबाद में, बदरपुर में जहाँ पे मेरी कुछ बिज़नेस हुआ पड़ा है, क्या दोनों भाई मिलके एक बार देख लें उस कंपनी को? तो झा सर भी बड़े प्यार से बोलते हैं कि आइए ना सर देखते हैं, आइए। तब तक झा सर ओके लाइफ को देख चुके थे और अखिलेश जी से मिल चुके थे। तो मैं बदरपुर जब पहुँचता हूँ, तो झा सर बोलते हैं, "कहाँ है कंपनी? चलिए चलते हैं।" मैंने बोला, "सर यहाँ की एरिया की मुझे पता नहीं है, ये एड्रेस है, आप बताइए कहाँ पे है?" वो नोएडा में रहते थे तो उनको एरिया पता था। तो झा सर बोले, "चलिए हम लोग ढूँढ लेते हैं।" तो उनके बुलेट पे बैठ के हम लोग जाते हैं। तो उस कंपनी के गेट पे जाके पहुँचे। जैसे ही पहुँचे हम लोग टाई कोट पैंट पे, झा सर वैसे भी क्राइम ब्रांच वाले दिखते हैं, बिल्कुल बढ़िया पर्सनैलिटी वाले। हाँ, हाँ। जैसे गेट पे खड़े हुए, हमने बोला कि हम इस कंपनी हुँ, को देखने आए हैं। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड अच्छा। थे वहाँ पे, उनके अंदर हड़कंप मच गई। वो बोल रहे हैं यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। लगभग तेरी आधा की। से पौना घंटा उन्होंने हमें गेट पे ही खड़ा किया। कभी ऊपर भाग रहे हैं, कभी नीचे भाग रहे हैं, कभी किसी को फ़ोन कर रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। तो झा सर मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। बोला, "सर हो क्या रहा है?" तो झा सर बोले, "क्या बात है? मुझे भी नहीं पता चला, ये लोग कंपनी में जाने क्यों नहीं दे रहे?" तो बाद में सिक्योरिटी गार्ड आता है, कहता है, "हाँ, हाँ, आप जा सकते हैं, कंपनी ऊपर है।" तो मेरे मुँह से थोड़ा-सा गाली निकल गया। मैंने, "अबे!
तू अगर छोड़ना ही था तो पहले ही बात छोड़ देता, अब क्या दिक्कत, अब क्या हो गया, अब ये कंपनी आया कहाँ से? तो बोला सर हुँ, ऊपर से परमिशन लेना होता है तभी छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैंने जहाँ सर को बोला सर यहीं से वापस जाना है, मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना है। जब इनके मन में इतना डर है, वो लोगों को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं घोल-मेल है सर, मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा, चलते हैं। तो जहाँ सर बाकायदा मेरे साथ बाहर आते हैं, कहते हैं सर मेरा हिम्मत तो नहीं पड़ रहा आपको बताने के लिए क्योंकि आप मेरा सीनियर हो, लेकिन एक कंपनी मैंने भी देखा है, अभी जॉइन नहीं किया है, एक कंपनी मैंने देखा अगर आपकी इजाज़त हो, तो एक बार दोनों भाई मिल के देखें। तो मैंने बोला ओके, सर मैंने सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी के लिए, सिर्फ़ उनकी बात रखने के लिए, मैंने बोला सर क्या है बताइए ना? अब तो मूड नहीं है, इन्होंने और मूड का सत्यानाश कर दिया, आप बताइए आप क्या है? तो झा सर ने मेरे से मिलने से पहले अखिलेश सर को फ़ोन किया था, कि मेरे मोरिंगो का सीनियर आ रहे हैं, उनको अगर प्लान देखने की इच्छा हो तो एक बार दिखाना पड़ेगा, तो आप थोड़ा आस-पास में रहिएगा, हम लोग बदरपुर में हैं। तो अखिलेश सर को झा सर ने फ़ोन किया कि सर ऐसे-ऐसे सर प्लान देखना चाह रहे हैं, एक बार आप आइए। हम लोग 15-20 मिनट वहीं पे चाय वगैरह पी रहे थे, तब तक अखिलेश सर आ गए। आके गाड़ी में बैठते हैं हम लोग अखिलेश सर के गाड़ी में बैठते हैं, तो अखिलेश सर का पहला क्वेश्चन था कि रंजन जी आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग आपको आप कंपनी क्यों ढूँढ रहे हो और कैसा कंपनी ढूँढ रहे हो? तो मैंने बोला सर देखो मैंने ये जो स्टोरी अभी मैंने सुनाया मैंने सर को सारी स्टोरी सुनाया। मैंने सर को बोला मैंने बोला सर ओके। देखो जेन्युइन बातें करना, लीडर की तरह बात मत करना क्योंकि लीडरों पे बड़ा चिढ़ आ चुका है और मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। ब अच्छा खासा दुकानदारी बंद करके मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। तो लीडर वाली बात मत करना, मुझे सर एक स्टेबल कंपनी चाहिए, जिसके अंदर स्टेबिलिटी हो। रंजन भैया आवाज़ चली गई। जी। मैंने बोला मैंने बोला क्लियर हो रहा है? आ रही है मेरी हाँ आवाज़? जी, हाँ जी। तो मैंने बोला कि हाँ, सर हाँ, देखो, हाँ। लीडर वाली बातें मत करना। आप मुझे अगर कंपनी बताना चाहते हो, एक स्टेबल कंपनी बताना जिसके अंदर स्टेबिलिटी हो और मैं कम से कम 50-100 साल उस कंपनी के साथ काम कर सकूँ, ऐसे कंपनी बताना। तो सर ने बताया ठीक है सर, मैं तो ये नहीं बता सकता ये कंपनी कितने साल चलेगी, लेकिन मैं इनका मिशन, विज़न और इनका जो चीज़ें हैं, प्लान वगैरह मैं आपको शेयर करता हूँ। आप देख लो, अच्छा लगेगा तो सब मिलके काम शुरू करेंगे। तो अखिलेश सर ने मेरे साथ आधा घंटा बात किया, उसके अंदर उन्होंने कैलकुलेशन वगैरह सारा कुछ पार्ट कवर किया। मैंने उसी समय बोला कि सर मेरी आप आईडी प्लेस करिए, लेकिन आपके कंपनी के कोई ट्रेनिंग, मीटिंग या सेमिनार हो रहा हो, एक बार मैं अटेंड करूँगा, उसके बाद मैं डिसीज़न बताऊँगा। क्योंकि जब 2 लेग की बात आई थी, मैंने आईडी उसी समय प्लेस करवाया था। मैं इसीलिए प्लेस करवाया, मैंने बोला अगर कल को मेरा मूड बनता है, मैं एक भी लीडर गँवाना नहीं चाहता हूँ। मेरे बाद जो भी आएगा मुझे पता है वो मेरे डाउन में जाएगा, हो सकता है वो लीडर हो। और आज उसका बहुत फ़ायदा मुझे हो रहा है उस डिसीज़न का। तो मैंने उसी समय आईडी प्लेस करवाया, बल्कि झा जी ने बोला कि सर आप पहले प्लेस करवा दो आईडी, मैं बाद में करवाता हूँ। बोला नहीं सर आपने प्लान दिखाया, पहला आईडी आप प्लेस करो, सेकंड आईडी मेरा प्लेस करो। तो मेरी आईडी प्लेस होती है। कई बार यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा, कई बार अपलाइन डाउनलाइन का ईगो होता है। उस समय हुँ। वो चीज़ें नहीं थी। मैंने झा जी को बोला, मैंने बोला सर प्लान आपने दिखाया, आपका हक बनता है कि पहला आईडी आप लगाएँ। अगर मैं प्लान दिखाया होता तो मेरा हक बनता है मैं पहला आईडी लगाऊँ। तो झा जी का आईडी प्लेस होता है, मेरा आईडी प्लेस होता है। फिर अखिलेश जी ने एक इन्विटेशन दिया कि जिम कॉर्बेट में हमारी एक एलडीपी प्रोग्राम हो रहा है। अगर आप तो अचीवर नहीं हो, जो लोग अचीव किए हैं उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप जाना चाहो तो आप ₹5000 पे करके जा सकते हो। तो मैं झा जी की तरफ देखा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, जब मैंने इन्वेस्टमेंट काम किया था, पैसा नो डाउट कमाया, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरा जेब खाली था, बल्कि मैं उल्टा कर्ज़े में चला गया था। तो मैं झा जी की तरफ देखा, मैंने बोला सर मैं बात करता हूँ। वहाँ से हम लोग अखिलेश जी को छोड़ते हैं और झा जी और मैं जाते हैं, एक जगह पे हम लोग खाना खाते हैं। मैंने झा जी को बोला, मैंने बोला सर, ये एलडीपी देखने की मेरा मन है, लेकिन मेरे जेब में पैसा नहीं है। अगर आप मुझे पे ₹5000 पे करते हो, तो ये ₹5000 मैं आपको रिटर्न करूँगा, आप मुझे माँगोगे नहीं कभी भी। जैसे मेरे पास पैसा आएगा, मैं आपको रिटर्न कर दूँगा, लेकिन आप मुझे टोकोगे नहीं कभी। तो झा सर ने बोला डन है। और ये उनकी मैं थैंक्स करना चाहूँगा झा जी को दोबारा, उन्होंने कभी मुझे उस पैसा के लिए नहीं टोका। मैं 1 साल बाद उनको वो पैसा रिफंड किया हूँ ₹5000। तो हम लोग जिम कॉर्बेट जाते हैं, वहाँ जाके 3 नाइट 2 डेज़ का प्रोग्राम देखते हैं। वहाँ जो डीके सर ने मिशन, विज़न और प्लान के बारे में बताया, जो व्हाई क्लियर किया,
वहीं पे मैंने झा सर को बोला था, मैंने बोला सर आप चाहे करो चाहे ना करो, मैं शुरू कर रहा हूँ। बहुत शानदार। मतलब झा सर मेरी तरफ कुल मिला के रंजन भैया ने एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे कनेक्ट की। सॉरी भैया, मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, जी, कि एलडीपी और एडीपी, जिसमें रंजन भैया गए थे उसे बोलते हैं एलडीपी। वो मेरी भी फर्स्ट एलडीपी थी रंजन भैया, इस जी, कंपनी जी, की। जो लोग एलडीपी चले गए, सच में उनका जो विजन, मिशन, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना इस कंपनी के प्रति, वो अनडाउटली इतना शानदार होता है कि मतलब आपको इस कंपनी से प्यार हो जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ जी, जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगी वो एलडीपी, एडीपी कभी भी उनके लाइफ में मौका आए ना, तो वो जरूर अटेंड करें। हालांकि क्वालिफिकेशन बहुत कम होती है हमारे यहाँ पर, बट अगर आप क्वालिफाई नहीं हो तो पैसा देके जाना, लेकिन जाना जरूर। प्लीज भैया जी। कंटिन्यू। जब एलडीपी से आया तो अंदर तो आग लगी हुई थी, काम करना है लेकिन जेब में पैसा नहीं है। फील्ड में निकलने के लिए तो पैसा चाहिए। तो मेरा पहला फ़ोन जाता है सोनम मैम को, कि सोनम जी मैं राजस्थान में काम करना चाहता हूँ, जयपुर में मेरा कुछ लिंक है, तो अगर आप थोड़ा हेल्प करें, मेरे साथ जयपुर चलें, तो मैं बहुत अच्छा काम वहाँ से निकाल सकता हूँ। उस समय एक टारगेट चल रहा था, अगर 7 लोगों को आप ढाई ढाई हज़ार बिज़नेस वॉल्यूम से जॉइनिंग करवा देते हैं, तो आपका एलडीपी क्लियर हो जाएगा, अगला महीने के ठीक। लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए। तो सोनम जी का जवाब आता है, श्योर भैया हम साथ में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ कब चलना है। तो 27 नवंबर को हम लोग जाते हैं वहाँ पे, शायद अक्टूबर या नवंबर, मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। तो वहाँ जब हम नहीं, जाते हैं, तो सोनम जी का गाड़ी होता है, सोनम जी का पेट्रोल होता है, खाने का खर्चा सोनम जी का होता है, सब कुछ सोनम जी का। उसमें दिनेश खंडेलवाल जी और रंजन मोहंती हम दोनों गए थे साथ में, और नो डाउट वहाँ पे 3 दिन के अंदर हम 2 दिन रहे वहाँ पे। 2 दिन में 7 जो जॉइनिंग था वो हम लोगों ने वहाँ पे क्लियर किया था। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ सोनम मैम आपके, कि यहाँ से जयपुर तक गाड़ी चला के जाना, हमें ड्राइविंग नहीं आती है, दिनेश जी को ड्राइविंग नहीं आती है। खुद गाड़ी चला के जाना, खुद प्लान करना, फिर गाड़ी चलाना। एक बार तो हम लोग एक्सीडेंट से भी बचे थे। सामने से ट्रक आता है, रात को 2 बजे हम लोग जा रहे थे, वो जो प्रो यंग के लीडर को प्लान करने के लिए, जी अगर जी आपको जी, याद हो तो। बिल्कुल याद सामने है। से ट्रक, लेफ्ट साइड में बैरियर लगा हुआ है, और 2 बजे रात को उस एक्सीडेंट में हम थोड़ा-थोड़ा बच गए थे। फिर जब हम वहाँ जाते हैं, 3 दिन के अंदर वो 7 जॉइनिंग निकालते हैं। एक जगह हम लोग खाना खाने जाते हैं, तो बात आती है कि खाना क्या है? ना इनको पता है क्या खाना, ना मुझे पता है क्या खाना। उसको हम पूछते हैं होटल वाले को कि यहाँ की खाना अच्छा क्या है? वो कहता है भैया जंगली रोटी बड़ा अच्छा है। तो सोनम जी जोश-जोश में बोलते हैं कि भैया 4 जंगली रोटी ले आओ। वो व्यक्ति 4 जंगली रोटी लाता है, जिसमें से 1 हम सब मिलके खा पाते हैं, 1 उसको दे के आ जाते हैं। वो जंगली रोटी आज तक हमें याद है, वो मेरे वो फेसबुक पे सच में पोस्ट भी जंगली है था वो वो जंगली रोटी। रोटी। जी, जी। जी। वो रोटी सच में जंगली था। तो ये मेरी लाइफ़ का पहला चीज़ था, वही था ओके लाइफ़ को लेके, कि एक तो जो सीईओ साहब हैं, ये मोटिवेट नहीं कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग में। ये किसी को मतलब हवा-हवाई बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, आपको गाड़ी दिला दूँगा, वो कर दूँगा, मतलब मोटिवेशन नहीं है ट्रेनिंग के अंदर। सिर्फ व्हाई क्लियर कर रहे हैं, अपना मिशन और विज़न बता रहे हैं। दूसरा मेरे जो अपलाइन है, ना वो मुझे कभी देखे हैं, ना मैं उन्हें कभी देखा हूँ। एक 25-24 साल की लड़की है, वो मेरे साथ 2 दिन, 3 दिन जयपुर में काम करने के लिए तैयार है। और वो 3 दिन में जो सोनम जी का एनर्जी लेवल मैंने देखा, जो उनकी काम करने की तरीका मैंने देखा, और जो वो अपने साथ काम करने वाले लोगों की इम्पोर्टेंस देते हैं, वो जब मैंने देखा, तो मैंने डिसाइड किया कि रंजन तू सही ट्रैक पे है, अब यहाँ पे जान लगा दे पूरा। उस दिन से स्टार्ट हुआ हूँ, अभी तक शायद मैं रुकने का नाम नहीं लेता हूँ। ओके लाइफ में आने की मेरा यही रीज़न था। सबसे पहला श्रेय आप ही को जाता है। अगर आप थैंक यू उस दिन सो मुझे मच। जयपुर के लिए मना करते, शायद मैं ओके लाइफ नहीं करता। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। नहीं, ये आपके भगवान ने प्लानिंग कराई थी, हम और आप क्या होते हैं, हम तो मोहरे हैं बस, चला वो ही रहा है। तो ये जी, यहाँ पर अगर भैया की आपने स्टोरी सुनी हो तो इन्होंने बताया व्हाई ओके लाइफ केयर, लेकिन सिर्फ डिसीजन ले लेने मात्र से कामयाबी मिलती नहीं है भैया। ये 1 लाख रुपए तक पहुँचने की जर्नी को ज़रा डिस्कस करें। ऐसी क्या-क्या एक्टिविटी आपने की जिससे 1 लाख पे आउट पर आप पहुँच पाए? जी, बिल्कुल। जब आपके साथ जयपुर आके ये मेरी बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि काम को करना चाहिए, अपलायंस अच्छे हैं, कंपनी अच्छा है, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, हमारे सीईओ साहब अच्छे हैं, तो अब मुझे ही अच्छा बनना है। तो मैंने झा साहब को फ़ोन किया। मैंने बोला सर देखो,
अब थोड़ी-सी सपोर्ट की आवश्यकता है कुछ दिन के लिए, उसके बाद मैं सिंगल काम करना शुरू करूँगा। तो सर ने बोला क्या सपोर्ट चाहिए बोलो? तो झा सर ने फील्ड पे हर कदम पे मेरे साथ दिया। ऐसा-ऐसा दिन आया है, ठंडी का मौसम था, मैं घर से कंबल उठा के लेके जाता था और झा सर के गाड़ी में हम लोग जाते थे प्लान करने के लिए। कई बार बाहर रुकना हुआ, तो गाड़ी के सीट को फ़ोल्ड करके उसमें कंबल ओढ़ के हम दोनों भाई सोते थे। क्योंकि उस समय होटल में स्टे करने के लिए कि ना उनके पास पैसा होता था, ना मेरे पास पैसा होता था। सबसे सस्ता होटल ढूँढते थे, कहाँ पे खाना सस्ता मिलेगा, भरपेट खाना खिलाएगा इस रेट पे। ये सब हम लोग ढूँढते थे। जब ढूँढते-ढूँढते काम शुरू किया, मेरा पहला जब मैं ओके लाइफ जॉइन करके आया, एक छोटे भाई हैं मेरे, राजू मंडल जी। वो मोरिंगो से मेरे साथ हैं, लगभग 6-7 साल हो गए हम लोग साथ में ही हैं। मैं आके उनसे डिस्कस किया कि सर ऐसा-ऐसा प्लान है और मज़े की बात क्या है, झा जी मुझे ओके लाइफ केयर दिखाना नहीं चाह रहे थे, पहले मंडल जी को दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि मैं मोरिंगो में सीनियर था तो झा जी थोड़ा-सा संकोच कर रहे थे। उन्होंने मंडल जी को 3 बार इनवाइट किया, मंडल जी ने कुछ ना कुछ काम पड़ा तो वो उनसे मिल नहीं पाए। मेरी मुलाकात होती है, मैं जॉइन करता हूँ, फिर मंडल जी को मैं आके बताता हूँ। तो मंडल जी कह रहे हैं, "अरे! बहुत बड़ा मौका चूक गया मैं। झा जी मुझे शायद इसीलिए बुला रहे थे।" तो मैंने बोला, "सर आप बताओ अब क्या करें?" बोला, "जब आपने शुरू किया तो शुरू करते हैं दोनों भाई मिलके।" उस समय जब हम लोगों ने कापासेडा, गुड़गाँव एरिया में स्टार्ट किया, वहाँ पे कोई शॉप ही नहीं था और वहाँ पे ओके लाइफ केयर को गिने-चुने कुछ मैडम लोग काम कर रहे थे, उसमें 2-3 लोग जो दहिया सर की टीम में हैं, वो लोग काम कर रहे थे और कोई अचीवमेंट भी नहीं थी गुड़गाँव में। बहुत कम लोग जानते थे। हमें जब भी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती थी, हम झा सर को फ़ोन करते थे, कभी सोनम जी को फ़ोन करते थे, कभी खुद रोहतक जाते थे बाइक में प्रोडक्ट लाने के लिए। तो ऐसे करते-करते एक शख्स को हमने तैयार किया कि सर ऐसा-ऐसा काम हमने शुरू किया है, अगर आप यहाँ पे शॉपी डालते हैं, तो यहाँ पे अच्छा इनकम हो सकता है। तो वो शख्स आज हमारे टीम में है, उनका नाम है अशोक मुखिया जी। उन्होंने बोला सर आपने बोला तो हम शॉपी डालना शुरू करते हैं। उन्होंने 50,000 की शॉपी खोला, तो हमें थोड़ा-सा कंफर्टेबल हो गया कि प्रोडक्ट पास में मिलना शुरू हो गया। और जैसे मैं शुरू से बता रहा हूँ कि मैं कभी मौका चूकता नहीं। मुझे अगर पता लगा यहाँ से जाके कहीं दूर मेरा एक प्रोस्पेक्टस है, मैं सीधा वहाँ तक पहुँच जाता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ कभी भी। तो पहला शॉपी हमने काप्पासेडा में खुलवाया, तो हमारे बिज़नेस बिल्ड होना शुरू हुआ। उसको देखते-देखते उसके बाद गुड़गाँव में आज 25 लाख की शॉपी है, 5 लाख का भी कई शॉपियाँ हैं। तो जैसे काम शुरू किया, धीरे-धीरे मेरे साथ रजनीश पाठक जी आए, संजीत सर आए, तपन सर आए, गाज़ीपुर से बहुत अच्छे-अच्छे लोग आए, मनोज जी, राहुल जी, एसके सर, ब्रिजेश जी, विजय सर और ऐसे-ऐसे मैंने लोग धीरे-धीरे कनेक्ट करते चले गए। पहला महीने की पे आउट मेरा ₹2000 था। फर्स्ट मंथ पे आउट जो था, ₹2000 था और मैं थैंक्स करना चाहूँगा झा जी को दोबारा। अब मेरा कार फंड और हाउस फंड हो गया था, तो झा जी का कार फंड भी नहीं हुआ था। उन्होंने क्या बोला कि रंजन जी पहला अचीवमेंट आपका करवाऊँगा, उसके बाद मैं अपनी करूँगा। मैं उनको धक्का मारता था कि सर मेरी साइड चलना शुरू हो गया है, आप अपनी दूसरी साइड भी थोड़ा-थोड़ा काम करना शुरू करो। वो बोलते नहीं सर आप पहले खड़े हो जाओ, फिर मैं दूसरी जगह चला जाऊँगा अपने आप ही। जब मेरा हाउस फंड शुरू हुआ, उसके बाद झा जी अपने दूसरी लेग में काम करने लगे। ऐसा अपलाइन मेरे को अपनी पूरी लाइफ में, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने जब तक किया, ऐसा अपलाइन नहीं मिला था। जो मेरी अचीवमेंट के लिए दौड़ रहा था, अपनी अचीवमेंट को भूल के। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें मुझे कनेक्ट कर रहा था और मेरी जोश दुगना होता जा रहा था। मैं काम करता गया, धीरे-धीरे लोग कनेक्ट होते गए। 2000 से 2200, 2200 से 4500, 4500 से 7000 फिर 14000। मैं जिनको पहले बताने जा रहा था, वो पूछते थे, "तेरा क्या अचीवमेंट है? तूने कितना कमा लिया?" अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि इन्वेस्टमेंट में जाके मैंने अपना फेस वैल्यू खराब कर रखा है, लोग मेरे साथ अभी जुड़ना नहीं चाहते हैं। मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, लेकिन लोग अभी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। थोड़ा-सा समय लगेगा उसमें। बड़ा डिफिकल्ट पीरियड रहा, जिसके पास बैठूँ, वो पहले पूछे, "तेरी अचीवमेंट क्या है? तू तो 10 साल से इस इंडस्ट्री में।" अब मैं उनको समझाने में असमर्थ होता था क्योंकि गलतियाँ मैंने ही किया था। तो जी, जब ये चीज़ें चलती रही, धीरे-धीरे जब मेरा 14,000 की पे आउट आना शुरू हुआ, तो अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, अब आगे बढ़ सकता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दिल्ली एनसीआर को छोड़ के धीरे-धीरे बाहर निकलना शुरू हुआ। ऐसे में एक शख्स और कनेक्ट होते हैं फेसबुक के माध्यम से, उनका नाम है श्यामल घोष जी। ये वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से हैं। फेसबुक से उनसे बातचीत चल रहा था, वो मोरिंगो कर रहे थे, वो भी आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। तो जब बातचीत चला,
मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला सर क्या चल रहा है आजकल? बोला मोरिंगो कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। मैंने बोला अरे बढ़िया चल रहा है। हाँ, जिसको प्रोडक्ट देते हैं रिजल्ट आता है, बढ़िया। मैंने फिर तो सर आप डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर वाली लैंग्वेज क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब मैं फॉरएवर में था, जब मैं मोरिंगो में था, जब वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ही अच्छी नॉलेज गेन किया था, क्योंकि मैं ट्रेनिंग मिस नहीं कर रहा था। जब मैं नॉलेज गेन किया था, मैंने उनको सीधा बोला कि सर आप तो डॉक्टर बन चुके होंगे। बोला हाँ, जहाँ जाता हूँ सब डॉक्टर साहब बोलते हैं। मैंने बोला सर इनकम? बोले सर वो मत पूछो। मैंने बोला दादा ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप बोलो तो मैं एक कंपनी कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो बोले व्हाट्सएप में आप प्लान वगैरह भेजो, अगर अच्छा लगेगा फिर देखेंगे। मैंने प्लान भेजा और उन्होंने स्टडी किया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने अपनी आईडी वगैरह मुझे को सेंड किया। उन्होंने एक चीज़ बोला कि दादा अगर आपको समय लगे, एक बार आप मुर्शिदाबाद आओ, मैं काम स्टार्ट करूँगा। मैं बिना टाइम लगाए इस लॉकडाउन से पहले मुर्शिदाबाद पहुँच गया। जैसे मुर्शिदाबाद पहुँचा, वो शख्स मुझे बोलते हैं कि आपके यहाँ फ्रैंचाइज़ी लेने के लिए कैसे काम करना पड़ता है। रात को वो अपने घर से खाना बना के लाए मेरे लिए, वहाँ पे हम खाना खाए दोनों साथ में। उन्होंने बोला यहाँ मैं काम कैसे करूँगा जब फ्रैंचाइज़ी वाला कुछ है नहीं। मैंने उनको समझाया 50,000 रुपए की शॉपी है, 5 लाख रुपए की शॉपी है, आपकी जो संभव हो, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने बोला था आप बार-बार नहीं आ पाओगे, कल सुबह मैं 50,000 रुपए कंपनी के अकाउंट में डालता हूँ, मेरे को शॉपी खुलवा दो। तो उन्होंने सिर्फ़ मुझे देखने के बाद उन्होंने बोला मुझे ये विश्वास हो गया अगर आप दिल्ली से मुर्शिदाबाद तक आ सकते हो, तो आप मुझे पूरा सपोर्ट कर सकते हो। आज से मैं काम शुरू करता हूँ और वो दादा आज मीटिंग में भी है और उन्होंने काम को शुरू कर दिया। धीरे-धीरे ये चेक साइज़ 14,000 से लेके 85,000, 69,000, 80,000, 95,000 उसके बाद 1,17,000 तक गया। अभी अगर बहुत ये लॉकडाउन की पीरियड नहीं होता, इस महीने जो टारगेट थी लगभग 2.5 लाख की पे आउट होने वाला था इस महीने में। अभी भी लेकिन होगा भैया, धोनी को कोई अभी नहीं भी टाल होगा। सकता। बिल्कुल, अभी बिल्कुल डबल स्पीड में होगा। अभी हम लोग घर में 100%। बैठे नहीं, अभी घर में जो लॉकडाउन में है इसका भरपूर फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं। लोगों के साथ बातचीत चल रहा है, ये सब चीज़ें चल रहा है। इस दौरान जब मैंने ओके लाइफ़ को शुरू किया, तो घर की कंडीशन बहुत बुरी तरह बिगड़ गया और इसमें मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरी वाइफ़ को। हर कदम पे जब मैं एफएलपी कर रहा था, मैं फॉरएवर कर रहा था, वो मेरा विरोध करते थे। नहीं, ये आप क्या कर रहे हो पता नहीं, टाई कोट पैंट पहन के जाते हो, घर में पैसा नहीं आता। मैंने मोरिंगो स्टार्ट किया, उन्होंने मेरी विरोध किया। मैंने मोदी क्या किया, उन्होंने मेरी विरोध किया। लेकिन ओके लाइफ केयर पहली कंपनी है, जहाँ पे वो खुद 2 एलडीपी में गए हैं, एक करनाल वाले में और एक जिम कॉर्बेट वाले में। बहुत उन्होंने खुद शानदार। बोला जिस दिन आप लाख रुपए टच करेंगे, उस दिन मैं आपके सेमिनार में जाऊँगा। जब तक आप लाख रुपए टच नहीं करते हो, मुझे सेमिनार, ये नेटवर्क मार्केटिंग कुछ मत बताना। लेकिन पीछे से बहुत सपोर्ट करते हैं। घर की कोई बहुत टेंशन मुझे नहीं आने देते हैं। बच्चों से लेके सारी काम वो खुद सँभाल लेते हैं, चाहे कितनी भी दिक्कत आए, कभी वो मुझे ये नहीं बताते कि मुझे कोई दिक्कत हो रहा है। ये आज भाभी सुन उनकी रही हैं ये सपोर्ट है बात कि जो नहीं मैं सुन रही हैं? भाभी ये बात शायद सुन रही सुन हैं रही कि है। नहीं? हाँ, जी, फिर जी, ठीक सुन है, रही है। फिर ठीक है। तो कई बार क्या होता है पता है ना, जब कहते हैं ना हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत के हाथ होता है, वो आज सिद्ध होता है, सच बात है कि अगर वो मुझे घर की टेंशनों में उलझा के रखते, तो शायद मैं इस अचीवमेंट तक नहीं जा पाता। हाँ, होता अचीवमेंट 20,000, 30,000, 40,000 हो जाता। मैं 15-15 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीना उनको यहाँ पे छोड़ के, दिल्ली वाली शहर छोड़ के, मैं कभी बिहार, कभी यूपी, कभी कलकत्ता में होता हूँ, घर का सारा टेंशन उन्हीं का होता है। जी, तो बहुत मैं शानदार, बहुत शानदार। जी, मैं यहाँ पर भैया के कुछ पॉइंट तो ज़रूर बोलना चाहूँगी जो भैया ने डिस्कस किए। 1 मिनट भैया। जब इन्होंने बोला कि 1 लाख पे आउट के लिए इन्होंने क्या-क्या किया, तो उन्होंने पहला पॉइंट बहुत अच्छे से बोला, वो क्या बोला कि इन्होंने शुरुआती दौर में ये प्रयास किया कि ये किस तरीके से अपने एरिया में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करा पाएँगे। जिसमें इनको पहली कामयाबी 50,000 के सेंटर से मिली, फिर दूसरी कामयाबी 5 लाख के सेंटर से। और जब तक ये नहीं हो पाया, तब तक इन्होंने अपने ऊपर, अपने कंधों पर ज़िम्मेदारी लेकर प्रोडक्ट को अवेलेबल किया। चाहे वो रोहतक के सेंटर पर जाकर किया, चाहे आस-पास के दिल्ली या गाज़ियाबाद सेंटर से प्रोडक्ट लेके जाकर किया, राइट? दूसरा इन्होंने बहुत अच्छा काम क्या किया, जिसको भी चाहते थे उस लीडर को ये बताते थे, भले वो इनसे ये पूछता था कि तुम्हारा चेक क्या है, तुम्हारा अचीवमेंट क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये लगातार लोगों को अप्रोच करते रहे। तीसरा, अगर इन्हें कहीं भी कोई लीड अच्छी मिली, तो उन्होंने डिस्टेंस को देखा नहीं। इन्होंने प्रयास किया जैसे-तैसे वहाँ पहुँचकर लोगों को जॉइन कराया जाए और उन्हें सर्विसेज़ दी जाए।
ये 3 कारण हैं, जिन कारण से ये सफल हुए और आज 1 लाख प्लस के पे आउट को ले रहे हैं। मैं शायद सही कह रही हूँ रंजन भैया? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी 3 ऐसे कुछ सॉलिड पॉइंट जो हमारे लोगों को करना चाहिए, वो प्लीज़ बताएँ, फिर मैं उसके यूट्यूब का एंड करूँगी और क्वेश्चन हैंडलिंग देखिए दी मैम, जाएगी। 3 ऐसे कुछ पहली बात पॉइंट जो मैं जो हमारे लोगों को करना चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ मिले। जो सबसे पहली चीज़ जो मेरी माइंड में जाती और जिसको मैं फॉलो कभी भी कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा लीडर हो, चाहे बड़ा से बड़ा लीडर हो, चाहे वो फ्रेश बंदा हो, हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को है और मैं ट्रेनिंग का बड़ा शौकीन हूँ। आज लॉकडाउन पीरियड में अगर मुझे कोई 10 किलोमीटर भी बताए ना कि आपको पैदल ट्रेनिंग लेने में आने तैयार होता हूँ। क्यों? मैं ट्रेनिंग को लेके बहुत ही इच्छुक इंसान हूँ, मैं इसना हमेशा चाहता हूँ। पहला चीज़ ट्रेनिंग, दूसरी चीज़ बिलीव। अगर आपने कुछ करने को डिसीज़न लिया है, तो वो डिसीज़न आपका सही है, सबसे पहले विश्वास हमें खुद होना चाहिए। हमारे सर बड़ा बढ़िया बात कहते हैं कि अगर दूध के अंदर 2 बूंद दही डल जाए ना, तो वो दूध दूध नहीं रह जाता है, वो हट जाता है। तो वो 2 बूंद दही जो है ना, वो मेरे माइंड से जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फॉरएवर कर रहा था, तब से मेरा क्लियर है कि माइंड में कभी भी डाउट नहीं होनी चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रहा है ओके लाइफ को लेके। कोई कुछ पेपर कटिंग भेज रहा है, कोई कुछ पेपर कटिंग भेज रहा है, कोई फेसबुक में डाल रहा है, नए लोगों के फ़ोन आ जाए, कई बार अपने लीडर के फ़ोन आ रहा है। ये क्या आ गया? मतलब ये कोई हुआ नहीं है भाई, होगा। जब आप कोई अच्छा हुँ। काम करोगे, लोग आपकी विरोध करेंगे। तो जी, ये जो बिल्कुल। डाउट वाली चीज़ है, ये सॉफ्टवेयर मेरी माइंड में नहीं। मेरे को ये हमेशा विश्वास होता है कि जो मैंने डिसीज़न लिया है, वो सही है। तीसरी चीज़, जब आप डिसीज़न ले लेते हैं और आपको लगता है मेरी डिसीज़न सही है, आप ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। तीसरी चीज़ होती है पागलपन। कोई भी चीज़ को पाने के लिए पागलपन की हद पार करना होता है। लोग बोलेंगे, यहाँ पे एक गधे वाली स्टोरी अगर आपने सुना होगा, गधे को बाहर लेके चल रहे थे, कभी बाप पीठ पे बैठ गया, लोग बोले, कभी बेटा पीठ पे बैठ गया, लोग बोले, कभी बाप-बेटे दोनों बैठ गए, भी लोग बोले, लोग हँसने लगे, कभी बाप-बेटे गधे को बिठा ले, भी लोगों ने तो जो भी काम करे लोग उस पे हँसेंगे, समालोचना करेंगे, आपकी बातों को काटेंगे पहले, टालेंगे। लेकिन जब आपके अंदर पागलपन होगा, आप उसको प्रूव करने में पूरा लग जाएँगे और आप उसको प्रूव कर देंगे, वही लोग आपको पीछे से आएँगे, ये जो कर रहा था, वो सही कर रहा था। यहाँ पे मेरे गुरुजी का एक दोहा मुझे हमेशा याद रहता है कि जिन खोजा तिन पाइया, जिन ढूँढा तिन पाइया, गहरी पानी पैठ। जिसने ढूँढा उसको मिला है, गहरे पानी के अंदर भी। जो मूर्ख डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। जो डूबने से डर गया, वो किनारे पे बैठा रहेगा ज़िंदगी भर। वही समंदर है, उस समंदर में कुछ लोग पैर भिगाते हैं, कुछ लोग नहा के आते हैं और उसी में से गोताखोर मोती निकाल के लाता है। डिपेंड करता है आप अपने आप को क्या समझते हैं। आप पैर धोने गए हैं, नहाने गए हैं या मोती निकालने गए हैं। माइंड में हमेशा ये क्लियर होता है कि यहाँ से मोती निकालना है, दुनिया क्या बोल रही है, हम तो बहरे वाले मेंढक हैं, हमें सुनाई नहीं देती है तुम्हारी बातें। मेरा लक्ष्य क्लियर है, मेरा गोल सेट है, मैं जो करने जा रहा हूँ वो मैं करूँगा। जब अगर मैं हार गया तो सीख लूँगा, अगर मैं जीत गया तो तुम खुद सीख के मेरे साथ आ जाओगे। बहुत तो ये शानदार, 3 पॉइंट्स थे जिस पे मैंने काम किया। बहुत शानदार रंजन एक भैया। एक मैं एक और पर्सनली बोलना चाहूँगी कि अल्टीमेट आज का संवाद रहा है। जी भैया प्लीज़ आप कुछ और भी कहना चाह रहे थे प्लीज़। एक और मेरे चीज़ जो माइंड में आया, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था और एफएलपी के बाद जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी तरह से करना शुरू किया, तो माइंड में एक चीज़ आया कि रंजन अगर तू डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता है, अब तो दुकानदारी तू कर नहीं सकता, तेरे पास पूँजी नहीं है। नौकरी तू कर नहीं सकता क्योंकि जी, डायरेक्ट सेलिंग का चस्का लग गया है तेरे को। तेरे से हुँ, गुलामी होगा नहीं किसी की। अब तू करेगा क्या? तेरे पास ऑप्शन क्या है? लाख रुपए महीने कमाना है, तेरे पास ऑप्शन क्या है? तो कई बार रात को नींद नहीं आती थी कि करना क्या है, मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ पे मैं अपने बच्चों के एजुकेशन पूरा कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं अपने सपनों की घर बना सकता हूँ, जहाँ पे मैं अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग कर सकता हूँ। सारा काम इस डायरेक्ट सेलिंग से हो सकता है क्योंकि यहीं से उतना पैसा जनरेट होता है, जितना आप 2 साल में डायरेक्ट सेलिंग में कमाओगे, वहाँ पूरी ज़िंदगी में आप नॉर्मल लाइफ़ से नहीं कमा सकते हो। और वो चीज़ें प्रूव होती है आपको देख के, वो चीज़ें प्रूव होती है अखिलेश जी को देख के, वो चीज़ें प्रूव होती है डायरेक्ट सेलिंग के तमाम अचीवर्स को देख के।
और उस अचीवर में से हम अपना नाम क्यों नहीं दर्ज करवा सकते हैं? ये क्वेश्चन माइंड में हमेशा आता है, जो कि हमारी वाई क्लियर कर देता है। अगर सोनम जी अचीवर है, तेरे से 16 साल छोटा है, 24-25 साल की लड़की है, तू 40 साल का है, तेरे पास तजुर्बा ज्यादा है। अगर ये अचीवमेंट ले सकती है तो तू क्यों नहीं? थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचीवमेंट ले सकता हूँ। मेरे पास जिद होता है और उस जिद को हमेशा मैं पाल के चलता हूँ। ये मेरा व्यू था। बहुत शानदार। मतलब जिद्दी, पहले आप बहरे बने, जिद्दी बने, अपना विश्वास क्लियर किया और समझ में आ गया तो डूब गए आप। उस गोताखोर की तरह जो जाके समुद्र में से मोती खोज लाता है। बहुत ही शानदार इंस्पायरिंग स्टोरी, टू द पॉइंट स्टोरी, कनेक्टिंग स्टोरी रही है रंजन भैया। अल्टीमेट, माइंड ब्लोइंग। और यहाँ पर मैं सभी हमारे यूट्यूब दर्शक को दिल से आभार प्रकट करूंगी। थैंक यू सो मच। आप रोज आते हैं, रोज स्टोरी को सुनते हैं और कल फिर मिलेंगे एक शानदार स्टोरी के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सभी यूट्यूबर दर्शक को। बाय बाय।